एक बार फिर स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री डी ब्लॉक चैप्टर का एक और नया लेक्चर। पिछले महत्वपूर्ण लेक्चर में आपने 3 महत्वपूर्ण गुणों को पढ़ा और अब तक हम डी ब्लॉक तत्वों के लगभग 12 गुण पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम 3 और महत्वपूर्ण गुणों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक तत्वों के द्वारा उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण होना। अर्थात डी ब्लॉक तत्व उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये उप सहसंयोजन यौगिक जो है, हमारा एक जो अगला चैप्टर है डी ब्लॉक के बाद वो यही है, तो विस्तार से तो हमने वहां पढ़ना ही है इस उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर को। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं वो सामान्य यौगिकों से एक विशेष प्रकार है। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। उसमें भी डी ब्लॉक की जो पहली संक्रमण श्रेणी है, 3D संक्रमण श्रेणी, उसके तत्व हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हुए। देखिए उप सहसंयोजन यौगिक होते क्या है एक्चुअल में, इनको लिखने का तरीका भी इस प्रकार का है, मैं आपको बता दूं। स्क्वायर ब्रैकेट माने बड़ी ब्रैकेट में जो समूह लिखा होता है, परमाणु या परमाणु समूह जो लिखा होता है, उसके स्टार्टिंग में ये केंद्रीय धातु परमाणु होती है। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और ये छोटी ब्रैकेट में या छोटी ब्रैकेट में ना भी हो, इसके अलावा जो लिखा होता है केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा, उसको हम बोलते हैं लिगैंड। ठीक, जो इस बड़ी ब्रैकेट होती है, इस पूरी बड़ी ब्रैकेट को बोला जाता है उप सहसंयोजन मंडल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इस बड़ी ब्रैकेट के या तो दाईं तरफ कुछ लिखा होता है या बाईं तरफ कुछ लिखा होता है, इसको बोला जाता है आयनन मंडल। ये आयनन मंडल। इस प्रकार से ये उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल में तो हम अगले चैप्टर में ही बात करेंगे, लेकिन आप समझिए कि उप सहसंयोजन यौगिक के सामान्यता जो बात मैं बता रहा हूं कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होगी इस प्रकार के यौगिकों में, वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और डी ब्लॉक की भी 3D संक्रमण श्रेणी के ज्यादा तत्व इसको इस प्रकार के यौगिकों को बनाते हैं। ऐसा डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है कि वो उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण कर पाते हैं। तो इसके लिए देखिए 3-4 बातें हैं। जैसे पहला है डी ब्लॉक तत्वों का छोटा परमाणु आकार। छोटा परमाणु आकार, ठीक। दूसरा, जो इसमें धातु परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात डी ब्लॉक के जो धातु हैं, जो तत्व हैं, उनका परमाणु आकार छोटा है। दूसरी बात यह है कि उनका जो नाभिकीय आवेश है वो उच्च है। नाभिकीय आवेश उच्च, तो परमाणु आकार तो छोटा है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, तो बॉन्डिंग ज्यादा कर पाएगा, ज्यादा उप सहसंयोजन यौगिक बना पाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, धातु परमाणु में मानते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है? देखिए होता क्या है इस प्रकार, मैं अब आपको बता दूं मुख्यतः उप सहसंयोजन यौगिकों में जो लिगैंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, देता है उप सहसंयोजन बंध के जरिए। अर्थात इन यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है कि जो धातु होती है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है, वो इन लिगैंड के, ये लिगैंड ऋणायन भी हो सकते हैं, ये लिगैंड उदासीन भी हो सकते हैं। तो ये जो उदासीन या ऋणायन लिगैंड होते हैं, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनको केंद्रीय धातु परमाणु को उप सहसंयोजन बंध के जरिए देते हैं। तो ये लेंगे तो तभी धातु तभी तो लेगी इलेक्ट्रॉन को जब उसके अंदर कुछ रिक्त डी ऑर्बिटल हो, तो इनमें है। तो रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होने की वजह से ये धातु, डी ब्लॉक के जो तत्व अर्थात धातु हैं, वो लिगैंड के उन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाते हैं उप सहसंयोजन बंधों के जरिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की वजह से डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिट है, डिटेल में हम इसमें उप सहसंयोजन यौगिकों के बारे में वही बात करने वाले हैं। लेकिन आप समझ जाइए कि किस प्रकार से
ये विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा होता है। इसके बाद में आपको इस टॉपिक से जो रिलेटेड थ्योरी है, जो थियोरेटिकल पोर्शन है जिससे कि आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, उसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं और फिर लिखाते हुए आपको समझाता हूं। तो देखते हैं डी उपसैसन यौगिकों की थ्योरी को। तो देखिए, उपसैसन यौगिकों के निर्माण से रिलेटेड थ्योरी मैंने लिखी है। यहाँ पर लिखा है, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व उपसैसन यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों में डी ब्लॉक तत्व अर्थात डी ब्लॉक की जो धातु है वो लिगैंड कौन होते हैं, ऋणायन या उदासीन परमाणु समूह होते हैं। तो लिगैंड के साथ उपसैसन बंधों का निर्माण करते हैं। माने इन यौगिकों में जो डी ब्लॉक की धातु होती है वो लिगैंड के साथ उपसैसन बंध बनाती है। करती क्या है, अर्थात डी ब्लॉक धातु लिगैंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं अर्थात जो धातु हैं वो लिगैंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको लिखा है, ये दो यौगिक लिखे हैं मैंने उपसैसन यौगिक। इससे पहले मैंने आपको समझाया है इसमें कौन क्या होता है। फिर लिखा है, ये इस प्रकार के यौगिक डी ब्लॉक के तत्व क्यों बना पाते हैं, क्योंकि उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। लिखा है, डी ब्लॉक के तत्व इन यौगिकों का निर्माण इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पॉइंट नंबर 1, डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु आकार छोटा होता है। सेकंड बात है, डी ब्लॉक का जो नाभिकीय आवेश है उच्च होता है। अर्थात डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो छोटे आकार के और उनके नाभिक का आवेश ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी है, डी ब्लॉक तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है। तो रिक्त डी ऑर्बिटल अगर रहेंगे तो जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रदान करने वाला है उन रिक्त डी ऑर्बिटल में वो ग्रहण किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व उपसैसन यौगिकों का बहुत अधिक संख्या में निर्माण करते हैं। इसके लिए देखिए अलग से आपकी यूनिट है और एक अपने आप में ये रसायन है। उपसैसन यौगिकों का एक रसायन है, एक अलग केमिस्ट्री है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा संख्या में डी ब्लॉक के तत्व उपसैसन यौगिकों का निर्माण करते हैं। पूरे डी ब्लॉक में भी जो 3D संक्रमण श्रेणी है वो ज्यादा उपसैसन यौगिक बनाती है। तो आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। आप इस थ्योरी को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट डी ब्लॉक तत्वों के गुण की बात करते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के एक और गुण की, जो कि है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। देखिए, अंतराकाशी यौगिक होते क्या है, पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्वों की क्रिस्टल जालक होते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन है, Fe धातु का कोई क्रिस्टल जालक इस प्रकार से है, ये Fe परमाणु है और आपको पता है कि जो परमाणु हैं वो गोलाकार माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये आयरन का मैंने क्रिस्टल जालक बनाया। तो जब आप गोलाकार कणों को व्यवस्थित करेंगे तो उनके बीच में ये वैकेंट स्पेस, ये जो रिक्त स्थान है, ये बनेगा ही बनेगा। इस रिक्त स्थान को ही बोला जाता है अंतराकाशी स्थल। इसी को हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं। होता क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टल जालक में कोई छोटे आकार के तत्व फंस जाते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इस प्रकार के जो छोटे आकार के तत्व हैं ये उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं इस रिक्त स्थान में। ये जो रिक्त स्थान है, और ये रिक्त स्थान कहाँ पर है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो डी ब्लॉक के धातु के क्रिस्टल जालक हैं, जैसे मैंने Fe को एग्जांपल माना, ये सब Fe परमाणु है, ये सब Fe है, Fe ऐसे करके सब सारे के सारे गोलाकार कण आयरन के परमाणु हैं। अर्थात आयरन का ये लोहे का ये क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में जो रिक्त स्थान बन रहे हैं ये, इनको हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं। इनमें ये छोटे आकार के जो अन्य तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ज्यादा ऐसे तत्व इनमें इन रिक्त स्थान में फंस जाते हैं। इस प्रकार जब ये फंस जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फंस गया ये कार्बन मैंने लिख दिया, यहाँ पर फंस गया ये कार्बन लिख दिया, ऐसे जगह जगह रिक्त स्थानों में ये छोटे आकार के परमाणु जब इसमें फंस जाते हैं, तब इस प्रकार जब ये यौगिक जो होते हैं ये कहलाते हैं अंतराकाशी यौगिक कहलाने लगते हैं ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार के जो तत्व हैं वो फंस जाते हैं और इस प्रकार से अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिकों के जो मतलब जब ये अंतराकाशी यौगिक बन जाते हैं तो जिस धातु का वो प्योर क्रिस्टल था, शुद्ध क्रिस्टल था, उससे इनकी कठोरता और मजबूती बढ़ जाती है। अंतराकाशी यौगिकों के ही एग्जाम्पल होते हैं स्टील और कच्चा लोहा। ये अंतराकाशी यौगिकों के एग्जाम्पल हैं। तो आपने देखा होगा कि जब अंतराकाशी यौगिक अर्थात जो स्टील होता है उसके
भौतिक गुणों में चेंज आ जाता है लोहे के भौतिक गुणों की अपेक्षा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतराकाशी यौगिक उस धातु जो शुद्ध रूप में जो उसका क्रिस्टल था उससे उसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। अर्थात भौतिक गुण जैसे मैं लिख के भी आपको बताऊंगा ही, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च हो जाएंगे। चालकता पर तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अंतराकाशी यौगिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अंतराकाशी यौगिकों के भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए भी हम इस प्रकार से डी ब्लॉक के जो तत्वों के क्रिस्टल जालक है अर्थात डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए हम अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। और ये हो इसलिए पाता है क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थान वो इतने प्रॉपर उनका जगह होती है कि उनमें छोटे आकार के तत्व फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के अधिकांश क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण हो पाता है। अब मैं आपको इस टॉपिक के लिए थ्योरी लिख देता हूं और उसके बाद फिर से एक बार इसको समझते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए अंतराकाशी यौगिकों के निर्माण से जो मैं बता रहा था उसको मैंने थ्योरी में लिखा है। इसमें लिखा है कि जब छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन धातुओं के क्रिस्टल जालक में फंस जाएं, वो जो रिक्त स्थान है उनमें फंस जाएं, तब जो इस प्रकार यौगिक बनते हैं उनको हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि इस ब्लॉक के तत्वों के क्रिस्टल जालक में, क्योंकि जो इस ब्लॉक के धातु हैं उनका जो क्रिस्टल जालक है उसमें जो रिक्त स्थान बनते हैं उनमें छोटे आकार के तत्व अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भर जाते हैं, वो उसी रिक्त स्थान को भर देते हैं। इस प्रकार के यौगिक मजबूत और कठोर होते हैं। और साथ में लिखा है इस प्रकार के यौगिकों के जो भौतिक गुण हैं जैसे घनत्व है, कठोरता है, दृढ़ता है, आघात वर्धनीयता है, तन्यता है आदि जो भौतिक गुण हैं वो मूल क्रिस्टल जालक से भिन्न हो जाते हैं। अर्थात मूल क्रिस्टल जालक की जो आघात वर्धनीयता थी और फिर उसी क्रिस्टल जालक का अंतराकाशी यौगिक बन गया तो आघात वर्धनीयता बदल जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक के तत्वों के जो क्रिस्टल जालक शुद्ध अवस्था में होते हैं उनके भौतिक गुण, और जब इनमें कोई छोटे आकार का परमाणु रिक्त स्थान में धस जाएगा, फंस जाएगा, तब अंतराकाशी यौगिक बना लेगा। तो उस अंतराकाशी यौगिक के भौतिक गुण क्या होंगे, आपस में भिन्न होंगे। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद जिन भौतिक गुणों की हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद हम देख लेंगे कि अंतराकाशी यौगिकों के जो भौतिक गुण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसको भी मैं आपके लिए लिख दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैंने आपके लिए अंतराकाशी यौगिकों के जो मुख्य भौतिक गुण है वो लिखे हैं। क्या है पहला भौतिक गुण, जब अंतराकाशी यौगिक बन जाता है किसी क्रिस्टल जालक से तो उसका जो गलनांक है फिर उस प्योर स्थिति में जो क्रिस्टल जालक था उससे बहुत उच्च हो जाता है। इन यौगिकों की कठोरता बहुत अधिक हो जाती है और साथ में रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टील एक अच्छा एग्जाम्पल है अंतराकाशी यौगिक का। तो स्टील रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है तभी तो इस पर जंग नहीं लगता, जबकि स्टील बना किससे, लोहे से। लोहे के क्रिस्टल जालक में जब छोटे आकार के परमाणु धंस गए हैं तब स्टील बनाया, तो स्टील की जो अब रासायनिक जो क्रियाशीलता है वो निष्क्रिय है, अर्थात इस पर जंग नहीं लगता, जबकि लोहे पर जंग लगता है। तो इसकी जो कठोरता है बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसका जो गलनांक है बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम अंतराकाशी यौगिक को ठीक से समझ गए होंगे। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो मैंने सब आपको कारण बता दिए, लिखा दिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। डी ब्लॉक तत्वों के एक और गुण की बात करते हैं जो कि है मिश्र धातुओं का निर्माण। इसको तो आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एलॉयज इनको बोलते हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है, देखिए, जब दो या दो से अधिक धातुएं एक निश्चित अनुपात में मिलकर समांगी मिश्रण बनाती है, उस समांगी मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं अर्थात जो धातुएं हैं वो आपस में क्या करती हैं, समान साइज होने की वजह से उनका जो आकार है वो लगभग समान होता है, उनकी क्रियाशीलता भी लगभग समान होती है। इस कारण वो एक धातु के क्रिस्टल जालक में दूसरी धातु का क्रिस्टल जालक जगह जगह उसको रिप्लेस कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है और निश्चित अनुपात में। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व बहुत सारी मिश्र धातुएं बनाते हैं। उन तत्वों में जैसे क्रोमियम है, वेनेडियम है, मैग्नीज है, मोल्बिडेनम है, इस प्रकार की जो ये धातु हैं ये अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होकर इसी ब्लॉक की मिश्र धातु बनाती हैं। मिश्र धातु का निर्माण देखिए इस प्रकार होता है, हम किसी एक धातु को मतलब उसको एक पिघली हुई स्थिति में अर्थात द्रव अवस्था में रखते हैं और दूसरी धातु के द्रव को एक निश्चित मात्रा में पहले वाले विलयन में मिला देते हैं। तो करता क्या है, जैसे मान लीजिए क्रोमियम का क्रिस्टल जालक है इस प्रकार से, तो क्रोमियम की क्रिस्टल जालक में
क्रोमियम के जैसे आकार की कोई अन्य धातु, जब जैसे वैनेडियम ही मान लेता हूं मैं, मानने के लिए कह रहा हूं, तो वैनेडियम को जब हमने विलयन निश्चित अनुपात में क्रोमियम के विलयन में मिलाया तो वैनेडियम जगह जगह क्रोमियम की स्थान को रिप्लेस कर स्वयं उसका स्थान ले लेगा, और इस प्रकार से अब जो धातु हमें मिलेगी, जो हमें मिलेगा, ये विलयन जो मिलेगा, ये मिश्र धातु होगा। मिश्र धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो सामान्य धातु से उच्च हो जाते हैं, कठोरता उच्च हो जाती है। अर्थात जो मिश्र धातुओं का निर्माण है, जैसे स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और उसका फिर उपयोग भी हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा कर रहे हैं, संक्षारण भी नहीं हो रहा है, कठोरता भी उसकी उच्च हो गई है, अर्थात भौतिक गुणों में सुधार आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको मिश्र धातु समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए इसकी थ्योरी नोट कर देता हूं। तो देखिए, मैंने आपके लिए मिश्र धातुओं से संबंधित थ्योरी लिखी है। डी ब्लॉक के तत्व अधिक संख्या में मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। ये मिश्र धातुएं बहुत अधिक कठोर होती हैं, उच्च गलनांक वाली होती हैं, जैसे लोहा, क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और टंगस्टन आदि के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है। देखिए, संगम धातुओं में अर्थात डी ब्लॉक की धातुओं में मिश्र धातु बनाने की क्षमता उनके समान परमाणु आकार की वजह से होती है। देखिए, आयरन का जो आकार है वो क्रोमियम और वैनेडियम जैसा ही है। तो होगा क्या कि लोहे का आपने विलयन लिया हुआ होगा द्रवावस्था में, उसमें क्रोमियम का विलयन कुछ निश्चित मात्रा में मिलाया होगा, तो क्रोमियम ने जगह जगह Fe के क्रिस्टल जालक में से Fe के परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर दिया होगा, अर्थात Fe की जगह क्रोमियम आ गए होंगे जगह जगह, और इस प्रकार से मिश्र धातुएं बन जाती हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण कर पाते हैं। तो देखिए, यहां तक मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों के 15 गुण इन 5 लेक्चर्स में आपको बताए हैं, और बहुत अच्छे से मैंने इनको समझाने और लिखाने का प्रयास किया है। और मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर डी एवं एफ ब्लॉक तत्व का जो डी ब्लॉक वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एफ ब्लॉक तत्वों को स्टार्ट करेंगे, फिर हम एफ ब्लॉक तत्वों के गुण पढ़ेंगे, और जल्दी से इस यूनिट को समाप्त करने के बाद, इसकी एक्सरसाइज समाप्त करने के बाद मैं आपको कार्बनिक रसायन शुरू कराने वाला हूं, क्योंकि उपसेचन यौगिक को हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कार्बनिक रसायन बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, जिससे आप आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं को तैयार कर सकते हैं। तो तब तक आप जो पहले के लेक्चर इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं उनको रिवाइज करते रहिए और याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।